देखो ये यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार आता ही है लगभग। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति सागरीय भागों पर होती है, अविस्थलीय भागों पर पहुंचते ही ये तूफान धीरे धीरे क्षीण होकर खत्म हो जाते हैं। कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो स्वाभाविक बात है, इस वाले जो आंसर में आपको जो है थोड़ा पैराग्राफ फॉर्मेट में ही देना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखो एक हल्का सा हमेशा एक चीज़ याद रखना, जैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात आप ये लिख रहे हो ना, इसको छोटा सा मैप बना के ऐसे दर्शा दिया करो, वो ज़्यादा इम्पैक्टिव रहता है। समझ में आया? वो चीज़ याद रखना, क्योंकि देखो डायग्राम का यूज करने से एक तो क्या आपका शब्द सीमा है वो भी कम होती है, दूसरी बात है देखो अब ये इतना बड़ा लाइन लिखना पड़ा, उतना जस्ट फटाफट से डायग्राम बनाओ, यहाँ पे बस रिप्रेजेंट कर दी, तो आपको अलग से कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ हमेशा याद रखना, तो जहाँ भी स्कोप बन रहा है ना डायग्राम को, वहाँ जरूर यूज किया करो। पहली बात तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न वायुदाब का केंद्र होता है, जिसके चारों ओर सकेंद्रीय समवायुदाब रेखाएं पाई जाती है तथा केंद्र से परिधि की ओर वायुदाब घटता है। ठीक है, तो आपने ये वाला जो है डायग्राम भी बनाया, तो यहाँ पे ये डायग्राम इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, फिर आपको ये बताना है भाई क्यों ये धीरे धीरे खत्म हो जाता है, कारण सहित आपको इसको बताना है। ठीक है, उत्पत्ति की आवश्यक दशाएं। अब देखो यहाँ पे ये देखो क्या ये क्वेश्चन की डिमांड है, ये हमेशा एक चीज़ याद रखना, देखो क्वेश्चन की जो मेन डिमांड होती है ना, उसको टारगेट करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा क्यों, डायरेक्ट जो है अपने पास सीधा सिंपल सा ये कि मैं कारण बताना था कि ऐसा क्यों होता है बस। तो मेरा मानना है कि नहीं लिखो, कुछ जब जरूरत है ही नहीं तो मत लिखो वो चीज़, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर आपने वो चीज़ तो लिखी नहीं। मैंने क्या बोला, एक्सप्लेनेशन करना है, एक्सप्लेनेशन करना तो हमेशा पैराग्राफ फॉर्मेट में होना चाहिए। अब देखो आपने क्या जैसे ये कोई ज़रूरत नहीं था। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ये कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इस क्वेश्चन की डिमांड है ही नहीं वो। ठीक है, गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन थे? समुद्र सतह पर उत्पन्न घर्षण होता है, धरातलीय अवरोध होता है, तापमान, पवन का वेग, समुद्र दूरी। अब नहीं, आपको ये पॉइंट जो है एक्सप्लेन करने थे कि कैसे जो ये पॉइंट जो है आपने ये पॉइंट लिखे हैं, कैसे उसके स्पीड को कम कर देते हैं, आपको ये एक्सप्लेन करना था। क्योंकि कुछ उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए उष्ण जल व हवा में स्थिरता की आवश्यकता होती है, इसलिए चक्रवात जब समुद्र से दूर तट की ओर प्रवेश करते हैं तो जल आपूर्ति की कमी के कारण नष्ट हो जाते हैं। अब देखो ये अच्छा पॉइंट है। अब यहाँ पे जो ये पॉइंट लिखे थे ना, आपको इसी के अनुसार ऐसे एक्सप्लेन करने थे। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जलवायु मौसम के संदर्भ में महत्वपूर्ण होते हैं तथा ये पोषक तत्वों के स्थानांतरण कर जलीय जीवों की रक्षा अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब ये तो नहीं, इसका देखो अब ये ही पॉइंट लिखा आपने, ये गलती कर दिया। आप ये लिखे थे ना 5 पॉइंट। ठीक है भाई, पवन का जब आप ये लिखो कि आप जब समुद्र से लेके आप जब इधर जाते हो, धरातल की तरफ जाते हो, तो वहाँ पे पवन का वेग कम हो जाता है, समुद्र से दूरी बढ़ने के कारण उसके वेग, ये 5 पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने थे और आपने ओनली एक पॉइंट ही यहाँ पे एक्सप्लेन किया, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो ये देखो ये थोड़ा ध्यान देना, जहाँ पे एक तो फालतू चीज़ भी नहीं लिखना है, दूसरी बात एक चीज़ यार, जो क्वेश्चन की जो मेन डिमांड है उसको अच्छे से एड्रेस करना है। अब जैसे अगर मेरे से दिया जाए तो मैं इसमें 1.5 नंबर ज़्यादा नहीं दूंगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, क्वेश्चन की मेन डिमांड को समझना बहुत जरूरी होता है। अगला वायु की अपरदनात्मक तथा निक्षेपात्मक क्रिया द्वारा निर्मित भू आकृतियों का वर्णन कीजिए। अब देखो डिस्क्राइब करने को बोला, तो डिस्क्राइब हमेशा एक चीज रखना, पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना। ठीक है, बाह्यजात बलों के रूप में वायु द्वारा चट्टानों, रेतों आदि का अपरदन और निक्षेपण किया जाता है। अब देखो दो चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, एक अपरदनात्मक होती है, निक्षेपात्मक होती है। ठीक है, एक बार स्वाभाविक सी बात है कि एक कहीं से मिट्टी बह के आएगी और एक मान लो कि ऐसे उस तरीके दोनों फॉर्मेशन हो रहा है वायु के द्वारा, वायु के अपरदन से निर्मित भू आकृति। अब अपने बताने की इनको वर्णन करना है। ठीक है, पहला बनता वातगत भू सतह पर निरंतर प्रवाह से निर्मित होते हैं। इंसलबर्ग मरुस्थलीय क्षेत्र में कोमल चट्टानों का, अब देखो ना इसका एक डायग्राम भी है, एनसीईआरटी में आप देखोगे ना जाके, ऐसे करके एक डायग्राम है। ठीक है, तो वो डायग्राम जितना हो सके थोड़ा बहुत भी अगर आपको आइडिया, मतलब देखो ये एनसीईआरटी मिल रहा है, इनका सबका है, ये टॉपिक है एनसीईआरटी में। छत्रशिला है उदाहरण आपने हमारा लिखा। ठीक है, अब आपको ये इसमें ये बताना था कि नियमित भू आकृतियों को वर्णन कीजिए। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत और थोड़ा लिखो, तो आपने डायरेक्ट ये थोड़ा बता दो ये क्या होता है, फिर थोड़ा एग्जांपल लिख दो। न्यूग्रन कोयल व कठोर चट्टानों एक दूसरे के ऊपर कोयल चट्टान का प्रदन से बनता है यार्डंग त्रिकोणखंड। ठीक है, देखो एक ही यार्डंग जैसे वाले आपने 6 पॉइंट लिखे, कोई नहीं आप 3 या 4 पॉइंट ही लिखो, पर अच्छे से लिखो उनको। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना, ज़्यादा पॉइंट लिखने से नंबर नहीं मिलते हैं, परंतु जो आप लिख रहे हो उसको अच्छे से एड्रेस करो। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना, 6 पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं, 4 ही पॉइंट लिखो पर अच्छे से लिखो उसको, ये चीज़ याद रखना।
वायु के निष्कासनात्मक भू आकृति कौन सी? बालू का स्तूप या बालू के टिब्बे होते हैं वायु द्वारा रेत निक्षेप से। उदाहरण अनुप्रस्थ समस्या। ये बहुत अच्छा है, आपने ये चीज़ है ना इसमें अच्छा लिखा कि एग्जाम्पल आपने इनपुट किया, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। थोड़ा बहुत आप उसको एक्सप्लेन कर दिए, एक एग्जाम्पल लिख दिए। इथिक्स में भी यही चीज़ याद रखना, चाहे आप 3 ही पॉइंट लिखो पर तीनों के एग्जाम्पल होने चाहिए। 5 पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, 3 ही पॉइंट लिखो पर एग्जाम्पल सहित लिखो। लोहे से होता है मिट्टी के बारीक कणों से निर्मित जो वायु के साथ दो जगह निक्षेप। अब देखो ये दो ही चीज़ होगी। आप तो यहाँ तो 6 पॉइंट लिख दिए और यहाँ पे 2 ही पॉइंट लिखे। हमेशा बैलेंस अप्रोच जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक पार्ट में ज़्यादा लिखो, क्योंकि क्वेश्चन में तो अपने को ऐसा नहीं बोला ना कि स्पेशल इस पे ज़्यादा लिखना है अपने को, ऐसा कुछ ही नहीं है ना। दोनों बैलेंस फॉर्मेट में रखना है। तो उसको चाहे 4 पॉइंट लिखो, तो आ रहा हो 6 कोई दिक्कत नहीं, 4 लिखो अपना आराम से, ठीक है। और अच्छे से लिखो, थोड़ा एक्सप्लेन करके फिर एग्जांपल करके, और आराम से अगर इधर 2 या 3 भी लिख दोगे चल जाएगा काम। पर ऐसा डिफरेंस नहीं इधर 2 उधर 6 पॉइंट आ गए, तो ये थोड़ा बैलेंस फॉर्मेट का थोड़ा ध्यान रखना। वायु द्वारा अप्रदन व निक्षेपण की क्रिया द्वारा निम्न आकृतियों का निर्माण होता है। अप्रदन क्रिया मुख्यतः भौतिक होती है जो अपघर्षण, सन्निकर्षण एवं अपवहन के रूप में संपादित होता है, ठीक है। कोई ना, कंक्लूजन तो धीरे धीरे बन जाएगा। अभी जो कंटेंट पे इन चीज़ों पे थोड़ा आपको ध्यान देना, ठीक है। उत्तरी आंध्र महासागर के धाराओं पर उनकी उत्पत्ति के कारण सहित और क्रमबद्ध लेख लिखिए। ये क्या है? ये आंध्र महासागर अटलांटिक। अच्छा, उसको इसे इतना घटिया हिंदी अनुवाद किया है क्या उसका? ठीक है, कोई नहीं। अब देखो ध्यान से देखिए, जब भी देखो, हाँ ये देखो, ये बहुत अच्छा किया आपने, ये हुई ना, देखो ये इससे ऑटोमेटिक, देखो मैं तुम्हें बताऊँ आधा नंबर आपका बढ़ गया। एग्जामिनर जैसे ही देखेगा ना, ये बहुत फर्क पड़ता है। थोड़ा वर्ल्ड मैप और अच्छे से बनाना सीख लो, ठीक है। आपका आधा नंबर जरूर, देखो इंडिया का मैप और वर्ल्ड का मैप जरूर बनाना आना चाहिए, ये चीज़ हमेशा याद रखना। आपका आधा नंबर ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा ओनली उसको रिप्रेजेंट करने से, ठीक है। अब आपको बताना था उत्तरी आंध्र महासागर की धाराओं पर उनकी उत्पत्ति के कारण सहित एवं क्रमबद्ध लेख लिखे। तो कारण भी बताना, उत्पत्ति के क्या कारण होते हैं, फिर उनका आपको थोड़ा डिटेल में भी लिखना है, ठीक है। किन कारण से धाराएं उत्पन्न होती है उनके बारे में लिखना था। महासागरीय जल की विशाल राशि का एक निश्चित दिशा में गति करना महासागरीय धारा कहते हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे है ना, यहाँ पे एग्जाम्पल करके लिख देते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल जरूर लिखो जहाँ पे अपना बनता है चांस। उत्पत्ति के कारण, अब देखो यहाँ पे, यहाँ उत्पत्ति के कारण पूछा है, सही तो क्रमबद्ध लेख लिखिए, ठीक है। पृथ्वी का कारण आपने बताया कि पृथ्वी का परिभ्रमण होता है, तापमान भिन्नता, घनत्व भिन्नता, कोरिलेशन बल, वायदा, तटीय संरचना, ठीक है। ये आपने फ्लो चार्ट का अच्छे से यूज किया, कारण बता दो यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रमुख जलधाराएं, अच्छा। अब देखो ये, अब ये देखो कि आपने क्या डिमांड थी, ये कारण से कर्मद उत्तरी आंध्र महासागर की धाराओं पर उनकी उत्पत्ति। देखो यहीं पे आप ना, यहाँ पे 2 लिख देते, बस खत्म बात। ये अलग से आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये क्वेश्चन की डिमांड है ही नहीं। समझ में आया? ये क्वेश्चन की डिमांड नहीं है अपनी। ये जो कारण जो बताए आपको, इन्हीं को एक्सप्लेन करना था, और इनको भी सीक्वेंस ऑर्डर में। पहले क्या होता है, जैसे मान लो कि टेम्परेचर गर्म हो रहा है, फिर मूवमेंट होता है, मूवमेंट होता तो संचलन मचेगा, फिर ऐसे जो है, ठीक है। और एक होता है कि मतलब जैसे नॉर्मल वाटर होता है, और एक जो मतलब नमकीन वाटर होता है, उसके कारण जो डेंसिटी, उसके कारण घनत्व के कारण जो है, वो आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना था। क्वेश्चन की डिमांड ये है। अब आपने देखो इसमें भी ये कमी कर दी, ये जरूरत है ही नहीं, क्वेश्चन की डिमांड है ही नहीं। यहाँ पे आपको लिख देना था, बस ओनली 2 लिख देते, ठीक। उसके बाद में जो ये पॉइंट लिखे हो आप, ठीक है, कारण आप लिख दे, पर एक्सप्लेन जरूर करो। वो आपसे यही जानना चाह रहा है कि कैसे उत्पत्ति होती है। क्रमबद्ध लेख लिखिए, मतलब कैसे, सबसे पहले क्या होगा, मान लो टेम्परेचर राइज हो रहा है, फिर टेम्परेचर राइज मूवमेंट होता है, मूवमेंट होने के बाद में ये संचलन होता है, संचलन फिर कौन से फोर्स इनकी सहायता से ऐसे ऐसे होता है। समझ में आया? इसकी डिमांड ये है क्वेश्चन की। तो ये भी अब देखो इनकम्प्लीट आंसर है आपका ये, इसमें भी आपको 1 नंबर ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो ध्यान दो इस पर। और एक और चीज़ मैं थोड़ा ये चीज़ बताना, वो पहले दिन भूल गया आपको। अभी जो आंसर राइटिंग कर रहे हो ना आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कुछ कुछ आंसर आप देख के भी लिख लो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी जो आपको साथ साथ कंटेंट तैयार करके चलना है, ये चीज़ याद रखना। अब जैसे अब देखो इसमें दिख रहा है कि आपको थोड़ा बहुत इसमें कंटेंट की भी कमी है, तो कोई नहीं, आप सर्च करके लिखो अभी पीवाईक्यू का, यही तो फायदा पीवाईक्यू का, आप सर्च करके लिखो। वो तो बाद में जब फुल टेस्ट लिखो तब बिना देखे लिख लेना, कोई इशू नहीं। समझ में आया? जिस क्वेश्चन में अगर लग रहा है कि आपको नॉलेज थोड़ा कमी है, तो उसको पढ़ने की जरूरत है ना, देख के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ याद रख लेना। सर्च कर लो थोड़ा उसके बारे में, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि अभी आपको डेवलप करना है कंटेंट। महासागरीय धाराएं जलवायु नियंत्रण और उसमें बजट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, साथ ही पोषक तत्वों के पुनर्चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका। कंक्लूजन ठीक है, परंतु देखो इसमें लैक ऑफ कंटेंट है, ठीक है। आप क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको प्रॉपर एड्रेस नहीं कर पाए, ये चीज़ याद रखना। तो ये थोड़ा ध्यान दो, देखो 2-3 क्वेश्चनों में आपकी कमी दिखी है, ठीक है। अगला देखते हैं, ये भी आपने लिखा है? नहीं सर, अच्छा ओके, कोई नहीं, उसको चेक कर देते हैं।
तो ये चीज़ें सब सीखते चलना है कि कंटेंट की कमी कभी नहीं है, ठीक है। प्राचीन भारतीय ज्ञान के उन बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। देखो ध्यान से, अब इसे स्पष्ट करना है तो सब से बता आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है। जिनके आधार पर भारत को विश्व गुरु अभिहित किया गया। अब भाई समझ बात हो कौन सी क्वालिटीज़ है, ठीक है। प्राचीन भारतीय ज्ञान की, ये भी याद रखना, प्रेजेंट टाइम की मत बता देना। एंशियंट काल की अपने को वो चीज़ें बतानी है जिनके कारण भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, ठीक है। अब देखते हैं इन्होंने क्या किया है। पहली बात, दूसरी बात पैराग्राफ फॉर्मेट में आएगा। दूसरी बात है कि वो एंशियंट का होना चाहिए, इसमें प्रेजेंट काल का हो। पहली बड़ी गलती देखो, कभी इतना बड़ा इंट्रोडक्शन कभी मत लिखना। मैं फिर बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन आपका मिनिमम 3 से 4 लाइन, बस, इससे ज़्यादा नहीं। अब इन्होंने देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन, ये गलत है, ये चीज़ याद रखना। आपका इंट्रोडक्शन 3 से 4 लाइन में ज़्यादा नहीं होना चाहिए। भारत प्राचीन काल से विभिन्न क्षेत्रों जैसे अर्थव्यवस्था, शिक्षा, गणित, ज्योतिष, योग, धर्म तथा दर्शन एवं विज्ञान के संबंध प्राप्त। देखो ये क्या जरूरत थी, आप मोस्टली ये लिख देते अर्थव्यवस्था, शिक्षा, गणित, ज्योतिष एवं अन्य, समझ में आया, अदर करके लिख दो, खत्म बात। इतना एक एक चीज़ को डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं होती। जो भी आप खास इंट्रोडक्शन जब लिख रहे हो, परंपरा का साथी रहा है जिसने पूर्व से लेकर पश्चिम तक सभी राष्ट्रों पर अपनी छाप छोड़कर विश्व गुरु कहलाने परिणाम। अब देखिए आपको इंट्रोडक्शन नहीं लग रहा है, कंक्लूजन लग रहा है, ठीक है। दूसरी बात, इतना लंबा होना भी नहीं चाहिए, ये चीज़ याद रखो, ठीक है। अब आता है विश्व गुरु